तो कल तक की क्लास में हमने एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल, यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के लिए हमने फिगर बना के देखी कि उसकी हाइट कैसे फाइंड आउट होती थी। ठीक है, अब चलते हैं बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एज वी नो, पैरेललोग्राम जो होता है वो अपने एक रेक्टेंगल का पार्ट ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि जस्ट लाइक रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, रेक्टेंगल में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है। पैरेललोग्राम में भी ये और ये साइड पैरेलल है और ये साइड पैरेलल होती है। ठीक है, इसमें अपना ये बेस कहलाता है। ठीक है, इसको हम हाइट नहीं बोल सकते, वहां लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यहाँ बेस इंटू हाइट होता है। अब हाइट के लिए कल हमने बात की थी कि हाइट हमेशा अपनी परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है। तो देखो, चाहो तो मैं यहाँ से हाइट बना सकता हूँ, ये डॉटेड लाइन से मेरी हाइट बन गई, मेरी इट मींस इस पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो डी इज द हाइट। रेक्टेंगल का एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। सेम एज उसी बेसिस पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो बनता है वो बनता है अपना बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस कंडीशन में मैंने बेस को माना है AB और हाइट को माना है मैंने DE। ठीक है, मैं अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग बात करूं, इट मींस मेरा बेस बनेगा AB एंड हाइट बनेगी DE के इक्वल। ठीक है, करें देखो, इसी फिगर को और अपडेट करते हैं। अगर मैं इस फिगर को यूं रोटेट कर दूं, है ना, और रोटेट करते इस BC को अगर मैं बेस बना देता हूं, तो आई थिंक ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये आ गया B, C, D एंड ये A मिल गया। अगर मैं इस A से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो मान लिया AE बन गया उस कंडीशन में अपने पास, है ना। तो A इज द हाइट एंड BC इज द बेस। इस कंडीशन में हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा कि बेस इनटू हाइट, तो बेस बना BC और AE बन गई अपनी हाइट। ठीक है, क्लियर है पिक्चर। अब देखो, यहां तक तो मैंने हाइट अंदर की तरफ बनाई थी, क्या मैं इसको बाहर की तरफ बना सकता हूं? बना सकते हैं, श्योर। देखो, एक फिगर बनाया मैंने एक और, इट मींस ये भी अपना एक पैरेललोग्राम था। मान लिया मैंने दे दिया PQRS। अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं आउटर साइड से और यहाँ इस बेस को एक्सटेंड करता हुआ यहां तक आऊं, तो मान लिया यहां अगर मैं T पॉइंट डालूं, दैट मींस RT इज द परपेंडिकुलर हाइट, RT इज द परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, ये बात हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। किसके बारे में की थी ये बात हमने? जब टू पैरेलल लाइंस के बीच में मैंने दो ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट किया, है ना। जब टू पैरेलल लाइंस के बीच में मैंने किसी एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया था, उसमें ये बताया था पैरेलल लाइंस में चाहे कहीं भी चले जाओ, उनके बीच की डिस्टेंस होती है ऑलवेज इक्वल होती है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या मिला मुझे? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर मैं इस तरफ काउंट करूं तो बेस बना AB और हाइट बनी मेरी D। मैंने इसी फिगर को रोटेट कर दिया। ठीक है, इट मींस देखो, अगर मैं यहां से काउंट करता हूं तो यहां से 1 डॉटेड लाइन जाते जाते ये यहां पहुंचेगी मेरे पास, और ये यहाँ पे 90 का एंगल बन जाएगा अपना, और ये पॉइंट आ जाएगा, मान लिया वहां E दे दिया था मैंने, यहाँ F दे देते हैं। ठीक है, यानी इस कंडीशन में मेरा AF एंड DE both are perpendicular heights।
दोनों क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है। ठीक है, तो दोनों हाइट बनी तो दोनों के लिए बेसिस भी अलग अलग बनेंगे ना। देखो अगर मैं ए एफ की बात करूं तो ए एफ के लिए मेरा बेस कौन बनेगा कि बी सी। अगर मैं इस डीई की बात करूं तो डीई के बेस क्या बना मेरा, ए बी। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस दी, फिगर ड्रॉ कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने पीडीएफ में इतना कुछ नहीं लिखा है, आपके लिए ध्यान रखना। ठीक है, पीडीएफ में इतना कुछ नहीं लिखा है, फुल्ली डिस्क्राइब नहीं किया है। अगर कोई बच्चा नहीं लिख पाता है तो उसको वीडियो को पॉज करके देख लेना बाद में। देखो यहाँ से मैंने इसका बेस एंड हाइट निकाल दिया एरिया के रिगार्डिंग। अगर कंडीशनल क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाए कि इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इफ area of parallelogram is this and base is this, then find the height. It means हमें height जो है फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। तो कंडीशनल दो फॉर्मूलाज और बन जाते हैं अपने पास। वो कब बनेंगे कि हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ ये पैरेललोग्राम, ये 11 ग्राम नहीं है, 11 जो बना है इसमें ये पैरेलल लाइन से है। ठीक है ना, इसको हमने पैरेललोग्राम बना, इट मींस ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन हाइट फाइंड करनी थी, इट मींस बेस मिल गया नीचे। अगर सिमिलरली मैं अगर बेस की बात करूंगा तो यहाँ लिखते हैं बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय या अपॉन में हाइट। ये बात हुई अपनी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट एरिया आता है अपने पास सर्किल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सर्किल में भी हुई पेरीमीटर और एरिया। अब आप पूछोगे सर आपने पैरेललोग्राम का पेरीमीटर तो बताया ही नहीं, है ना। तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर भी वही होता है जो रेक्टेंगल का होता है। ठीक है ना, क्यों होता है, क्योंकि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। रेक्टेंगल में भी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम भी क्या कहेगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दोनों में डिफरेंस क्या था, मैंने रेक्टेंगल को एक साइड से थप्पड़ मार दी और थप्पड़ मारते उसका गर्दन झुक गई, है ना, और गर्दन झुकते वो क्या बन गया अपना, क्या बना, पैरेललोग्राम। ठीक है, सेम उसी प्रकार अगर मैं स्क्वायर को एक साइड से थप्पड़ मार दूं, थप्पड़ मारते क्या बन जाएगा, वो भी रोम्बस। ठीक है, वो क्या बन जाएगा अपना, रोम्बस बनेगा। बात करेंगे आगे उसके बारे में भी। बात करते हैं सर्किल। सबने देखा हुआ है, चलो एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। ड्रॉ एनी सर्किल with center O and join with its boundary at any point A। मैंने अगर किसी भी पॉइंट A पर इसको ज्वाइन कर दिया, इट मींस मेरा O से A तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, सर्किल की आउटर सर्किल जो था, बाउंड्री जो बनी थी, उस बाउंड्री को सर्किल के सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो रेडियस थी वो, और जो लाइन सेगमेंट जो बना था वो दैट इज नोन एज रेडियस। और अगर मैं उसी आउटर पॉइंट ए को सेंटर पॉइंट से होता हुआ बोथ साइड एक्सटेंड कर दूं, इट मींस ए बी इज डायमीटर। ठीक है, एंड रेडियस कौन बनी, ओ ए ओ बी। और एक ही सर्किल की जितनी भी रेडियस बनती है सबकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये बात भी आपने पहले पढ़ रखी है कि अपना डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर, इट मींस डी बाय टू हो सकता है। ठीक है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं सरकमफ्रेंस के रिगार्डिंग। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, जैसे अब तक हमने पेरीमीटर की बात की थी, ठीक है,
तो यहाँ सर्किल में जाते वही पेरीमीटर किस में बदल जाता है, अपना सर्कमफ्रेंस में बदल जाता है। ठीक है, यानी मैं इसके बाउंड्री पे राउंड निकालूंगा, वो कहलाएगा मेरा 2 पाई आर, और इसको मैं लिख सकता हूं पाई डी, है ना, 2 पाई आर और पाई डी। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो डी फॉर डायमीटर था, और डायमीटर किसके इक्वल होता है, अपना 2r के इक्वल। तो देखो ये रहा मेरा 2 और ये रहा मेरा r, 2 और r मिलके d बन सकता है। इट मींस सर्कमफ्रेंस के लिए अगर मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी डायमीटर गिवन है, सर्कमफ्रेंस के लिए ऑलरेडी क्या गिवन है, अगर डायमीटर गिवन है, इट मींस हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे पाई डी। अगर रेडियस गिवन है तो 2 पाई आर। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया रिगार्डिंग। उससे पहले एक बात और, अगर मुझे रेडियस फाइंड करनी है किसमें से, सर्कमफ्रेंस में से, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल अपॉन 2 एंड पाई, क्योंकि r बाहर निकल चुका है। ठीक है, 2 एंड पाई, और अगर मुझे डायमीटर फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ से 2 हट जाएगा, अपॉन में सिर्फ पाई आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया रिगार्डिंग। तो यहाँ करते हैं एरिया ऑफ सर्किल, पूरा क्या कवर करेगा कि रेडियस को, है ना, तो पाई आर स्क्वायर। और यहां से अगर मुझे रेडियस फाइंड करनी हुई तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ सर्किल अपॉन पाई। ये बने अपने सर्किल के फॉर्मूलाज। ठीक है, इसके अलावा सर्किल में कुछ नहीं मिलता है। हाँ, एक बात बनती है, अगर हाफ सर्किल यानी सेमी सर्किल की बात कर दे तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। चलो एक डिस्कस करते हैं छोटा सा सेमी सर्किल के रिगार्डिंग। ठीक है, मैंने केवल और केवल आपको ऐसा एक सर्किल बना के दे दिया, सिर्फ इतना पार्ट। क्या आपको एक सेमी सर्कुलर रिंग पर रोटेट करना है, जिसकी रेडियस जो थी आर गिवन थी, जो भी था हमारे पास आर हमें दे रखी थी। इस कंडीशन में घूमने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन बनते हैं। देखो, एक तो मैं यहां से रोटेट होता हूं और घूमता हुआ सिर्फ यहां तक आता हूं। इट मीन्स मैं पूरे सर्किल के हाफ पार्ट में रोटेट हो रहा हूं। पूरे सर्किल के हाफ पार्ट में क्या हो रहा हूं, मैं रोटेट हो रहा हूं। ठीक है, हाफ पार्ट में रोटेट हो रहा हूं। पूरा पार्ट क्या था मेरा, 2 पाई आर के इक्वल, है ना। तो हाफ पार्ट करते अपॉन 2 लग जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी ये पाई आर के इक्वल बनेगा। ठीक है, वही बात मैं अगर एक कंडीशन और बनाऊं, मैं आपको कहूं मैं यहां से चलना शुरू हुआ और सीधा सीधा यहां तक आया सेमी सर्कुलर पाथ पे, और वहां से स्ट्रेट चलते हुए इस कॉर्नर पे आके मिल गया। ठीक है, अब मैं कहूं कि मैंने इस पूरे राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो ये तो मेरा सेंटर ओ बन गया। यहाँ रेडियस थी तो ये भी मेरी क्या होगी, रेडियस होगी। यहां से लेकर ये पूरा जब रोटेट करूंगा, वो पूरा रोटेशन मेरा किसके इक्वल था कि पाई आर के, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, है ना। वो प्रीवियस में डिस्कस कर लिया था हमने, क्या सेमी सर्किल किसके इक्वल होता है, पाई आर के। अब मैं ओवरऑल कितना चला, तो देखो कितना चला मैं, एक तो पाई आर रोटेट हुआ, आर और आर मिलके कितना रोटेट कर दिया मैंने, 2r। यानी मैं इस तरह की सेमी सर्किल विद ए लीनियर बेस, है ना, इस टाइप की बात करूंगा अगर मैं, तो उस कंडीशन में मैं चलूंगा कितना, पाई आर प्लस 2r के इक्वल, पाई आर प्लस 2r के इक्वल। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी केवल और केवल फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्मूला किसका कैसा बनता है। ठीक है, आई थिंक बात क्लियर हो चुकी है अपनी। ठीक है, और वही अगर सेमी सर्किल का एरिया निकालूंगा तो क्या करूंगा कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। कैसे, देखो मान लीजिए सर्किल था मेरे पास और मैंने इस सर्किल को ओवरऑल 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और मैंने इस पार्ट को शेड कर दिया
और पूछा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो पूरा सर्किल था, पूरे सर्किल को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 करते मेरे ईच पार्ट का एरिया निकल जाएगा। अब मैंने शेडेड पार्ट कितने कर दिए इसमें, ओवरऑल 3, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से। 4 से डिवाइड करते तो मैंने क्या फाइंड आउट कर दिया आपके लिए, 1 सर्किल यानी 1/4 का, 1 सर्किल के 1/4 पार्ट का क्या फाइंड आउट किया हमने, एरिया। पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 करते क्या कर दिया मैंने, या 1/4 पाई आर स्क्वायर कर दो, कोई बात नहीं, एक जैसी है दोनों ही, ठीक है। तो मैंने 1/4 का एरिया निकाला, मुझे तो 3/4 पोर्शन चाहिए थे, 3 पार्ट चाहिए थे, तो मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 3 से। तो ये बात हुई अपनी सर्किल के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी नए क्वेश्चन जैसे जैसे बनते चलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे और डिस्कशन करेंगे। इतना कुछ आराम से नोट कर देना, क्योंकि कल आपकी क्लास तो है नहीं, कल केवल टेस्ट है। टेस्ट में 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में फ्री हो जाओगे आप लोग, है ना। आप फ्री होने के बाद वीडियोस ऑफ करना, अपने पॉज करते रहना बार बार और नोट कर लेना सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। क्योंकि बार बार क्लियर कर दे रहा हूं कि आपको पीडीएफ में इतने फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, जितने हैं रिलेटेड उतने ही मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेपेजियम। जो अब शुरू होगा 8th क्लास में, 9th और 10th तक चलता रहेगा आपके साथ, ठीक है। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होता है वो पैरेलल होता है, यानी ये साइड इस साइड के पैरेलल बनेगी, ए बी सी और ये डी, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के क्या बन चुका है, पैरेलल बन चुका है। बट ए डी is not parallel to CB सॉरी। AB और CD तो आपस में क्या थी, पैरेलल थी, बट इसका जो ए अपोजिट पेयर है ये वाला, ये आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। यहां 2 कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन ये बनती है कि AB और BC, AD इज नॉट इक्वल टू BC, ये तो फर्स्ट केस है अपना। और सेकंड केस बनता है कि AD इज इक्वल्स टू BC। ट्रेपेजियम की 2 कंडीशंस क्या है अपने पास में, कि AD इज पैरेलल टू, AB इज पैरेलल टू CD था फर्स्ट कंडीशन तो अपनी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये 2 लाइंस पैरेलल बनी। साथ में क्या कहा कि ये साइड और ये साइड कभी आपस में पैरेलल नहीं होती। उसके बाद कंडीशन क्या डाली कि AD एंड BC, AD और BC आपस में इक्वल नहीं है। सेकंड कंडीशन डाली AB और BC आपस में इक्वल है। अगर AB और BC आपस में इक्वल बन जाती है, इट मींस ये ट्रेपेजियम जो होता है वो अपना आइसोट्रेपेजियम कहलाता है। दिस इज नोन एज आइसोट्रेपेजियम, ठीक है। उस समय ट्रेपेजियम क्या बन जाता है, आइसोट्रेपेजियम में कन्वर्ट हो जाता है। सेम वही बात करते हैं इसके हाइट के अकॉर्डिंग। तो देखो अगर मैं इस ए को यहां ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, तो यहां हाइट बन गई, मान लिया पॉइंट मैंने ई दे दिया। आप चाहो तो देखो इस हाइट को यहां से भी ले सकते हो, बी से भी। तो यहाँ ए और बी एफ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हाइट हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर। हाइट के लिए हमेशा एक दिमाग में फिट कर लेना, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इट मींस बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी, और कोई चांसेस नहीं है उसके पास, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनता है। आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर है। तो ये तो था बात कि ट्रेपेजियम बना कैसे। अब बात करते हैं इसके एरिया रिगार्डिंग। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट।
मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये तो बन गया एरिया का फॉर्मूला। अगर मैं इसी एरिया के फॉर्मूले से आपके लिए अगर मैं हाइट फाइंड करना चाहूं तो हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा कि एरिया मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, रिमेनिंग क्या रहा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये मेनली तो टू कंडीशन है अपने पास में ये, ठीक है, जिससे एरिया और हाइट फाइंड करनी होती है। किसी रेयर कंडीशन में ये जो टू पैरेलल साइड्स है ए बी और सी डी, इनमें से भी हमें एक साइड अननोन दे देता है, वन साइड गिवन होती है, उस कंडीशन में हमें हाइट मिलती है, उस कंडीशन में हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी हाइट गिवन मिलती है। लेकिन वो कंडीशन आपकी कोर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर फिर भी क्वेश्चन में आएगी कहीं तो उसका फॉर्मूला वहीं हाथों हाथ लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है, उसको हम लोग हाथों हाथ लिखेंगे, अदरवाइज ये लिख देता हूं मैं, वन ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन हाइट किया, और उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग। इसको माइनस करेंगे अब सेकंड साइड को, जो सेकंड साइड हमें गिवन होगी, ठीक है ना। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, जब आएगी कंडीशन उस समय करवाऊंगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो गया आप खुद घर पे, कर ले मैं क्या याद करूं, क्योंकि कई एक तो ऐसे होंगे जो इनको रट्टे मारने शुरू कर देंगे कि चल 1 2 3 4 हो गया याद, मैं बिना देखे लिख देता हूं, है ना। तो यहां तक बात कर ली हमने ट्रेपेजियम के रिगार्डिंग। ये तो देखो पर्टिकुलर शेप्स मिल गई हमें, क्या ये बना हुआ है और क्वेश्चन ने भी हमें ये चीज जीवन दे रखी है। कई बार कंडीशंस ऐसी लगती है कि जब हमें केवल एक क्वाड्रिलेटरल दिखता है ना, और उसका कुछ अता पता ही नहीं दिखता है, वो रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, क्या है, तो उस कंडीशन में एक जनरल बनता है एरिया ऑफ जनरल यानी नॉर्मल क्वाड्रिलेटर। उस कंडीशन में क्या मिलता है हमें, एक तो इसका डायगोनल मिलता है, क्या मिलता है, डायगोनल, तो लिख देते हैं व्हेन वन डायगोनल एंड इट्स परपेंडिकुलर्स आर गिवन, ठीक है। कब कंडीशन लगेगी, जब हमें एक डायगोनल दे रखा होगा और उसके परपेंडिकुलर्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, देखो मान ली मैंने यूं बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल है, कैसा ही बन सकता है, देखो मान ली एक बना दिया मैंने क्वाड्रिलेटरल, एक डायगोनल मैंने यूं बना के दे दिया आपको। डायगोनल तो पता है अपोजिट वर्टेक्स को मिलाता है, वो तो है ना, ए बी सी डी। यहां मैंने क्या दिया, डायगोनल कौन मिला, ए सी, है ना, डायगोनल कौन मिला, ए सी। उसके बाद चाहिए हमें परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो 90 का एंगल बनाते हैं। देखो अब वर्टेक्स तो कौन बचे अपने पास, 2 ही बचे, फर्स्ट बचा डी, तो मैंने इस डी से लेकर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लिया ई, तो फर्स्ट तो क्या बना डीई, सेकंड ओपन कौन रह गया मेरे पास, बी, और ये यहां से मिला दिया मैंने इसको एफ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आते ही हमारे पास एक एरिया बन जाता है इसका, फिर तो यहां लिखा एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल, हाफ इंटू डायगोनल मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, सम ऑफ परपेंडिकुलर्स। एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमें क्या मिलेगा, वन डायगोनल गिवन हो और उसका परपेंडिकुलर्स गिवन हो अगर हमें, तो उस कंडीशन में उसका एरिया फाइंड होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स।
आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब बात करते हैं, देखो मैक्सिमम तो हमने प्लेन सरफेस पर बनने वाले जितने भी 2D फिगर्स थे मैक्सिमम सबके फॉर्मूला लिख लिया है। अब एक बचता है अपने पास रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, सिंपल सी बात देखूं अगर, तो रोम्बस तो आपको पता है बेटा सारी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि पहले ही अपने ये बात बता दी थी मैंने आपको कि जैसे रेक्टेंगल को एक साइड से स्लैप देते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली जब मैं स्क्वायर को एक साइड से स्लैप मारूंगा तो स्लैब मारते हो किस में बदल गया, रोम्बस में, क्योंकि स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती है तो रोम्बस की भी सारी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। जब साइड्स इक्वल है तो पेरीमीटर तो वही मिल गया 4 इंटू साइड वाला, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर एरिया रिलेटेड बात करूं तो देखो मैं अगर इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करता हूं, देखो BD और A को अगर C से ज्वाइन किया तो AC। हमें एक बात ये भी बता दी कि इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि वो एक क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर किया था जिसमें हमने डिस्कशन किया था बहुत सारा, है ना, पार्ट्स पढ़े थे, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, याद आ रहा है कुछ, पैरेललोग्राम्स, तो सारा कुछ वहीं से उठा हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी को अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमने ये देख रखा है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इट मींस यहाँ का एंगल 90 डिग्री का बनता है, ये 98 मींस ईच एंगल, सारे के सारे एंगल 90 के ही बनेंगे। अगर 90 के एंगल्स बनते हैं इट मींस ये वाला पार्ट, एक सिंगल पार्ट जो था वो बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा पार्ट बनता है अपना ये, कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल बनते ही अपना पाइथागोरस लग जाती है ना, क्योंकि ये ए बी परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस हो गई, ये अपनी हाइट हो गई। ठीक है, ये भी पता है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलिए अपने बात करते हैं अभी एरिया रिगार्डिंग। तो यहाँ लिखा मैंने एरिया, वो सारी इसकी प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज हमने पहले ही डिस्कस कर रखी है। रोम्बस के एरिया की बात करूं तो हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, यानी दोनों डायगोनल्स मिलेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके उनका हाफ कर दो। अगर हमें वन डायगोनल दिया हुआ हो, सेकंड फाइंड करना हो, तो वन डायगोनल इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन सेकंड डायगोनल। ठीक है, क्लियर है, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हमें रोम्बस की साइड्स भी पूछ ली जाती है जब हमें उसके डायगोनल्स गिवन होते हैं। ठीक है ना, तो डायगोनल अगर गिवन हो और साइड्स फाइंड करना हो तो साइड्स ऑफ रोम्बस कब लगा रहे हैं कंडीशन, जब डायगोनल गिवन होंगे। ठीक है, जब हमें क्या होंगे, डायगोनल गिवन होंगे। एक प्रोसेस तो वो था जिसमें हम लोग क्या किया, पहले डायगोनल्स का हाफ करेंगे, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना, उसमें साइड फाइंड आउट करनी पड़ती है। अदरवाइज सिंपल लिख सकते हैं हम लोग, हाफ मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अब यहां आप कहोगे सर d1 और d2 क्या थे, तो d1 एंड d2 आर टू डायगोनल्स, टू डायगोनल्स, फर्स्ट को d1 एंड सेकंड को d2 हमने फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, यहां तक मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर में काम आने वाले आपके एरिया रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज थे कंप्लीट होते हैं। लेकिन एक बात और बनती है लास्ट में कि जब कभी हमारे पास, यहाँ तो देखो सिंपल सी कैलकुलेशन देखी हमने
केवल एक ही टाइप के फिगर को बात कर रहे हैं। अगर कई सारे फिगर्स का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, यानी दैट इज नोन एज पॉलीगन, है ना। पॉलीगन्स का भी हमें क्या मिल जाए, एक कलेक्शन मिल जाए, यानी बहुत सारे पॉलीगन्स अगर साथ साथ मिलके दिखा दें तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिगर दिया है उस फिगर में देखेंगे कि यहाँ रेक्टेंगल बन सकता है क्या, ट्राइंगल बनता है क्या, ट्रेपेजियम बनता है क्या। फिर उस फिगर को उस अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, सबका एरिया अपने फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे और सबको आपस में लास्ट में फाइनलाइज करते ही कंबाइंड कर देते हैं, और ऐसा कॉम्बिनेशन करते ही उसका ओवरऑल का एरिया फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, उसका ओवरऑल का एरिया क्या मिलेगा, हमें फाइंड आउट होगा। जैसे मैंने एक फिगर बना देता हूं मैं आपको, मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, कुछ इस टाइप का बनाया, देखो अब आपको ये फिगर दे दिया बना के मैंने, आप इसका एरिया फाइंड करो, है ना। तो लेबलिंग करें ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं से स्टार्ट करो, मेजरमेंट गिवन होगा, केवल फिगर को आइडेंटिफाई करते, देखो 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे देखो जनरली हमें देखने को क्या क्या मिलेगा, या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिखेगा या फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। दो कंडीशन तो मेन है, या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिखेगा, जैसे मान लो फर्स्ट ट्राइंगल था, 5 ट्राइंगल है, थर्ड भी ट्राइंगल है, बाकी दोनों रिमेनिंग पार्ट, अभी देखा जाए तो ये सेकंड पार्ट रेक्टेंगल बन रहा है। अगर मैं इसको ये कह देता हूं कि एफ जी मेरे 5 सेंटीमीटर की और ये भी अगर मेरी 5 सेंटीमीटर की बनती है, एट मीन्स ये क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। अगर दोनों की डिस्टेंस अलग अलग दे दूं, इट मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रेपेजियम में। यानी मोस्टली इस टाइप के फिगर्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला पार्ट ही काम में आता है। ठीक है, आई थिंक यहां तक का बात आपको सबको समझ में आ गई है। इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज थे एरिया रिगार्डिंग, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा मैं केवल एरिया रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। एरिया रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूलाज थे इसमें, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज फुल डिस्क्रिप्शन के साथ हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही कुछ। नेक्स्ट क्लास में इसके रिगार्डिंग जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बाय।